एवरीवन, मेरा नाम है राघव वर्मा और मैं आज आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड के साइंस के 8 चैप्टर बल और दाब के आपसी संबंध के क्वेश्चन आंसर को करवाने वाली हूं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड है कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल कहलाते हैं, तो उसको दाब कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो उसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक है। उसके बाद है कि तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, तो इसको उत्प्लावन दाब कहते हैं, बल कहते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु दाब को क्या कहते हैं? तो इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट है कि ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा नीचे। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है, तो इसका सभी दिशा में होता है। जो वायु है वो हर दिशाओं में क्या करती है? समान बल लगाती है। उसके बाद है कि द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो इसका भी हो जाएगा सभी दिशा में होता है। फिर दाब का इकाई तो nm स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। और जब जल की गहराई को दाब का मान डैश होता है, तो जल की गहराई में दाब का मान कितना होता है? अधिक होता है। उसके बाद क्या है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द्रव की गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है यहाँ पे। उसके बाद है कि ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर होगा। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। और इसका फर्स्ट का क्या? ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो सत्य। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, तो इसका भी हो जाएगा सत्य। उसके बाद है वायु का भार होता है, तो ये भी है सत्य। और क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, तो इसका हो जाएगा असत्य, क्योंकि जब हम इसका मान घटाते हैं तो वो बढ़ता है, ना कि घटता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि बल और दाब में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर है कि बल किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव है जो एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं तो हम कहते हैं हम बल लगा रहे हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बल के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान बढ़ता है। यानी जितना क्षेत्रफल कम होगा वो उतना ज़्यादा उसका दाब अधिक होगा। जैसे अगर आपके पैर में एक पेंसिल कैसे मारा जाए पेंसिल से, तो पेंसिल आपके अंदर गथेगा? नहीं गथेगा। बट अगर एकदम पतला सा सुई लेके आपके इसमें थोड़ा सा भी चुभाया जाए तो सुई पूरा अंदर चला जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितना उसका आकार जितना पतला होगा, जितना कम होगा, वो उतना ज़्यादा नुकीला बन जाता है। तो इसीलिए उसे नुकीला बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और पिन आसानी से अंदर चला जाए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि आप अपने सिर पर कितना वायु का भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। तो अब देखो कि हम जो 1.01 को जब 1 से गुना करते हैं तो पास्कल वायुमंडलीय दबाव है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव हमेशा इतना रहता है। जो क्षेत्र का आवंटित किया जाता है वह भाग है 100 वर्ग किलोमीटर। तो जब हम इसको गुना करते हैं, इसीलिए वायुमंडल के वायु का भार कितना हो जाता है? 1.01 n हो जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने की कठिनाइयां का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आप देखो, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने से सांस लेने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। यही रीज़न है कि जब कोई पर्वत पर चढ़ता है तो उनका सांस फूलने लगता है। और बहुत बार जो लोग की इम्यूनिटी कम होती है या उनको कोई सांस की बीमारी होती है तो वो मर भी जाते हैं पहाड़ चढ़ते चढ़ते। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल को कैसे दर्शाए कि द्रव सभी दिशाओं में जो है दाब वो आरोपित करता है। तो पास्कल ने एक छोटे रबर की गेंद लेकर उसमें सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छेद किए। इसे वायुमंडलीय उसे दबाकर वायु को निकाल देता है। इसके बाद जल के भरे बाल्टी के अंदर डुबाता है तो गेंद
से दाब हटाते ही जल के छिद्रों में अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं और दबाने पर क्या होता है, छिद्रों से जल बाहर आ जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि द्रव सभी दिशाओं के छिद्र पर दाब आरोपित करता है। मतलब आप अगर स्पंज वाला गेंद ले लेते हो, उसमें चारों तरफ से छेद करके अगर बाल्टी में डालोगे तो आप देखोगे कि जो पानी है बाल्टी में से गेंद के अंदर चला जाता है। फिर जब गेंद को बाहर निकालेंगे, उसको दाबेंगे, तो फिर गेंद के अंदर से पानी क्या है, वो बाहर आ जाता है। तो यही जो क्या उसको कहते हैं, यही जो प्रयोग है वो उन्होंने करके दिखाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। तो हम एक यू नली को किसी बोर्ड पर लगाकर मध्य में निश्चित दूरी पर दोनों नली को जोड़कर यू की नली को कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू की नली के दोनों बाहों पर जल से चिन्ह का स्तर को नोट कर बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली से रबड़ की नली का दूसरा छोर यू नली में बांध देते हैं। तो और उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा मैनोमीटर तैयार हो जाता है। तो जब हम उसमें दाब लगाएंगे तो वो अपने स्तर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल है ये आपके बुक में फ़ोटो के साथ दी गई है, तो आप उसको अगर अच्छे से देख लोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।